तीसरा जो पॉइंट ले रहे हैं एसी सर्किट विथ प्योर कैपेसिटर। हमने दो आर्टिकल पढ़े, एसी सर्किट विथ प्योर रेसिस्टर, एसी सर्किट विथ प्योर इंडक्टर, और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसी सर्किट विथ प्योर कैपेसिटर। इस बार शुद्ध संधारित्र वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में एसी सोर्स है और यहां पर हमने एक कैपेसिटर लगा के रखा है और इसका कैपेसिटेंस हमने कितना मान लिया, कैपिटल सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0.1 सर्किट डायग्राम। दूसरा इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, विद्युत वाहक बल की समीकरण। ये आरोपित विद्युत वाहक बल है जो आप अप्लाई करते हो एसी सोर्स से। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद इक्वेशन ऑफ करंट। एक बार फिर से बारी आ गई है कि हमें इक्वेशन ऑफ करंट तक पहुंचना है। कैसे पहुंचा जाए, प्रतिरोध में भी हम करंट तक पहुंचे, उसका तरीका अलग था। इंडक्टर में करंट तक पहुंचे, उसका मेथड अलग रहा। कैपेसिटर में करंट तक कैसे पहुंचेंगे, उसका क्या मेथड होगा, उसके बारे में हमको देखना है। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे पास क्या है, वोल्टेज, और हमको करंट तक पहुंचना है और वो भी कैपेसिटर की मदद से। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कैपेसिटर का नॉलेज है, कैपेसिटर का लेसन आपने पढ़ा हुआ है, तो वहां पर कोई ऐसा फॉर्मूला जो वोल्टेज से करंट तक पहुंचा सके आपको। हाँ, Q इज इक्वल टू CV। कहने का मतलब V इज इक्वल टू Q अपॉन C। फिर करंट तक कैसे पहुंचेंगे, Q अपॉन T I हो जाएगा। वेरी गुड, पहुंच गए। देखिए, और बहुत अच्छा आपने बताया कि हमारे पास वोल्टेज है और हम करंट तक पहुंचना चाहते हैं कैपेसिटर में। तो हमारे पास एक रास्ता है, V बराबर Q अपॉन C, और फिर Q को हम लिख सकते हैं, या आपने देखा होगा I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था dQ अपॉन dt। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। तो पहले हम V से कहां तक पहुंचेंगे, Q तक, और फिर Q से डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे। अब आपको समझ आ गया। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, E का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट E का फॉर्मूला आप लिखो, चाहे जिसका फॉर्मूला लिख दो। यहां से हम Q का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V की जगह पर E, क्योंकि वोल्टेज यहां पर हम किससे लिख रहे हैं, E से लिख रहे हैं। ना समझ आया आपको। अब E की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए यहां पर आप। C, E की जगह पर क्या लिखना है, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमको Q से कहां तक पहुंचना है, I तक। उसको देख के बताओ क्या उचित है कर देना यहां पर। dQ अपॉन dt अगर आपको मिल जाएगा तो हम उसको I लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर दें, बताइए, आपकी मैथमेटिक्स क्या बोलती है। dQ अपॉन dt अगर मिल जाए तो हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, I। क्या बोलती है मैथमेटिक्स आपको, वेरी गुड। क्या कर दीजिए, T के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दो। सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको आ गया। तो दोनों पक्षों का T के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ बेटा देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यह आ जाएगा d dt ऑफ Q इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखिए, क्या आपको याद है कि ये C कैपेसिटेंस है और किसी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये भी आपको बताया, बनाते समय बदल सकते हैं। तो ये भी एक कैपेसिटर का हार्डवेयर है, कांस्टेंट रहेगा, E नॉट कांस्टेंट है ही, तो हम बाहर कर लेते हैं C इंटू ई नॉट, और dt किसका करना पड़ेगा हमको,
साइन ओमेगा टी का। ठीक है, अच्छा अब बताएं, ये यहां पर है डी डी टी ऑफ क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ई नॉट डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये वैल्यू आएगी कॉस ओमेगा टी, और जब ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा और आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। और डी क्यू अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज करंट। आई इज इक्वल टू, हम ये ओमेगा आगे कर लेते हैं बेटा, ओमेगा सी इंटू ई नॉट इंटू क्या बना हुआ है, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को वी वांट टू अगेन चेंज इट इनटू साइन थीटा। कैसे कर सकते हैं बताओ, कॉस थीटा को साइन के टर्म्स में लिखिए, तो कॉस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी हमने क्यों लिखा, जबकि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी की वैल्यू भी तो कॉस थीटा के बराबर होती है। बताएं, अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने साइन ओमेगा टी साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कर दिया होता तो इस बार हमारे पास कोई माइनस नहीं है जो उसको प्लस कर पाएगा। पिछली बार क्या था, इंडक्टर में माइनस था, तो हमें यह श्योर था कि ये जाएगा प्लस कर देगा जा करके, और हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन इस बार हमारे पास बाहर कोई माइनस नहीं है, तो हमें यहीं पर प्लस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ना या थोड़ी सी हम थोड़ी सी जगलरी करना चाहते हैं। देखो कैसे, क्या हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। और इसको पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी को आप ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दीजिए। बताएं क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। आप जब सॉल्व करोगे फिर से पलट के ओमेगा सी इसके साथ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें, ठीक है ना, नहीं समझ आया? अच्छा, इसके बाद फिर से हम वही चीज करना चाहते हैं, क्या हम देखना चाहते हैं कि आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो सारे कांस्टेंट हैं, आई की वैल्यू साइन थीटा पर डिपेंड करती है, तो जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो आई मैक्सिमम होगी। आई का मान मैक्सिमम होगा जब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे उस वक्त ये जो भी हमको मिलेगा आई की वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो बताएं कितना मिलेगा आई उस वक्त आपको, ये कितना हो गया 1, यहां पर आ गया ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और क्योंकि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है तो हम इसको आई नॉट लिख देते हैं। अब थोड़ा फिर से ध्यान से देखें, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, आई नॉट। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये आ गई करंट की इक्वेशन। तो वोल्टेज की इक्वेशन और कैपेसिटर में करंट की इक्वेशन भी आपके पास आ गई। ये कौन सा पॉइंट हो गया, थर्ड। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे बताइए। अब हम दोनों में कला में अंतर देखना चाहते हैं, तो बताएं समय t पर E की कला कितनी है, बोलिए ओमेगा टी, और समय t पर I की कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो अब आपको सारी बात भी समझ में आ गई होगी। इस बार कौन आगे है कौन पीछे है, करंट आगे है, क्योंकि करंट का फेज वोल्टेज के फेज से ज्यादा है। कितना आगे है,
पाई बाई 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसलिए वोल्टेज धारा से कला में पाई बाई 2 कोण से पश्चगामी है। हम इसी को एक दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। धारा वोल्टेज से कला में पाई बाई 2 कोण से, अब बताएं, जो धारा है वोल्टेज से कला में आगे है, तो इसके लिए क्या शब्द यूज होगा? अग्रगामी है। ठीक है, ये हमने फेज के बारे में पता लगा लिया। क्या आपको समझ आ गया? तो इस बार ये समान कला में तो नहीं है, अंतर है कला में, पाई बाई 2 का डिफरेंस है, और कौन आगे कौन पीछे ये भी आपने कर लिया। 5 नंबर पॉइंट पे क्या करते हैं? ऑपोजिशन निकालते हैं। ऑपोजिशन टू करंट, धारा के मार्ग में अवरोध। ठीक है, धारा के मार्ग में अवरोध, बताइए कैसे निकालते हैं अवरोध आप? हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? ई नॉट अपॉन आई नॉट है कहीं पर? ई नॉट अपॉन आई नॉट निकाल के बताएं। ये लिखा हुआ है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट बताएं। देखो, ये पूरा 1 अपॉन ओमेगा सी यहां ले आओ, आई नॉट उधर भेज दो। 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ये 1 अपॉन ओमेगा सी, ये जो धारा के मार्ग में अवरोध है, ये किसकी वजह से है? कैपेसिटर की वजह से है। तो हमने इसका भी एक नाम रखा, इसका हमने एक सिंबल बनाया एक्स सी। क्या सिंबल बनाया गया? हाँ, एक्स सी, अपोजिशन ड्यू टू कैपेसिटर, इसलिए इसका सिंबल हमने बनाया एक्स सी, और इसका एक नाम रख दिया। जैसे इंडक्टर में हमने क्या नाम रखा था? प्रेरकीय प्रतिघात, वैसे यहां पर हमने रखा धारितीय प्रतिघात, क्योंकि यह धारिता की वजह से है। तो इसका नाम बना धारितीय प्रतिघात। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो ये आ गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बताएं, कैपेसिटर धारा के मार्ग में कितना अवरोध लगाता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका सिंबल क्या बनाया है? एक्स सी। इसको बोलते क्या है? धारितीय प्रतिघात, क्योंकि ये इतना प्रतिघात करता है। हम भेजते हैं करंट को, और ये करंट पर इतना रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट कैसे करता है? तो हमारे पास 2 अलग अलग करंट हैं, हम उन दोनों के लिए 1 बाई 1 स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं करंट डीसी। नोट, अब आप ध्यान से देखें, फॉर डीसी करंट, बताइए आप पढ़ चुके हैं सब। फॉर डीसी करंट, डीसी करंट के लिए, डीसी करंट के लिए ओमेगा बताएं। ओमेगा इज इक्वल टू 0। ओमेगा 0 होगा तो एक्स सी बताएं कितना होगा? एक्स सी, इफ ओमेगा इज 0, एक्स सी विल बी इंफिनिटी। इंफिनिटी, इंफिनिटी यानी कि बहुत ज्यादा। इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ? वेरी हाई, बहुत ज्यादा। अब अगर एक्स सी है क्या? धारा के मार्ग में अवरोध। अब धारा के मार्ग में अवरोध कैसा है?
बहुत ज्यादा। तो जब धारा के मार्ग में अवरोध बहुत ज्यादा होगा तो ये धारा को अपने अंदर से जाने देगा कि नहीं? नहीं जाने देगा, क्योंकि अवरोध इतना ज्यादा लगा रहा है वो। तो हम क्या लिखेंगे? अतः संधारित्र डीसी, संधारित्र डीसी को अलाउ करता है कि नहीं करता? डीसी को अलाउ नहीं करता, मतलब अपने अंदर से डीसी बहने नहीं देता। आप देख तो रहे हैं ना यहां पर। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? इसमें हम लेते हैं फॉर अल्टरनेटिंग करंट। बताएं एसी करंट के लिए ओमेगा कैसा? फॉर एसी करंट ओमेगा इज इक्वल टू बहुत ज्यादा, वेरी हाई। अब बताएं अगर ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक्ससी के बारे में बताएं। एक्ससी ओमेगा के विलोमानुपात में है, तो अगर ओमेगा बहुत ज्यादा होगा तो एक्ससी बताओ बहुत कम हो जाएगा। इसलिए एक्ससी लगभग कितना हो जाएगा? 0। 0 मतलब बहुत कम, वेरी लो। तो आप बताएं एसी करंट के रास्ते पर जो संधारित्र होता है वो कितना अवरोध लगाता है? 0, बहुत कम। अगर ये अवरोध बहुत कम लगाएगा इसका मतलब ये अपने अंदर से एसी को जाने देगा। तो हम लिख सकते हैं अतः संधारित्र एसी को अलाउ करता है। समझ आई बेटा आपको? तो बताएं संधारित्र एसी को अलाउ करता है कि नहीं करता? अलाउ करने का मतलब क्या है कि अगर कहीं एसी चल रही है और वहां पर आप बीच में तार को काटा, संधारित्र लगा दिया, फिर भी क्या एसी को जाने देगा? वो जाने देगा। कहीं पर डीसी फ्लो हो रही है, बीच में से तार को कट करके कैपेसिटर लगा दिया, अब ये डीसी को पार होने देगा? नहीं, क्योंकि कैपेसिटर संधारित्र डीसी को अलाउ नहीं करता, लेकिन संधारित्र एसी को अलाउ करता है। ठीक है, अब सारी चीज समझ आ रही है आपको? अभी 2 चीजें बाकी हैं इस पे मुझे, एक इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो प्लीज आप इतना नोट करें, फिर हम बनाते हैं उसको। देखें बेटा, इसके बाद हमने 6 पॉइंट करना है जिसमें क्या है? वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में सबसे पहले मैं वोल्टेज का वेव बना देता हूं। ये हमने वोल्टेज की वेव बना दी। यहां पर वोल्टेज का फेज कितना? 0। यहां पर π/2, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2 और इस जगह पर 2π। ठीक है। अच्छा, और ये किसकी मैंने वेव बनाई है? ये वेव बनाई है एसी वोल्टेज। ये वेव हमने बना दी। अब आपको करंट की वेव बनानी है। करंट की वेव आप देखें, इस बार करंट की वेव π/2 एंगल से आगे रहना चाहिए। आगे रहने का क्या मतलब? पीछे कौन है? वोल्टेज। तो कैसे चलना चाहिए दोनों ग्राफ को? ग्राफ ऐसे चलना चाहिए कि वोल्टेज, हाँ बता रहे हैं कुछ, वोल्टेज मैक्सिमम जब होगी तो करंट उसके बाद मैक्सिमम होने आएगी या पहले होके जा चुकी होगी? पहले मैक्सिमम होके जा चुकी होगी करंट। अब ये ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे? ध्यान से देखिए इसको। इसका मतलब हम जानते हैं ग्राफ यहां से बनाएंगे। देखिए बेटा इसका ग्राफ कैसा बनेगा।
इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरह से, और ये हम इसको हटा देंगे। अब आप गौर से देखिए, ये किसका ग्राफ हमने बनाया? करंट का। इसको हम यहां लिखे दे रहे हैं, एसी करंट। ये ग्राफ हमने बना दिया। अब आप ध्यान से देखो, इस जगह पर फिर से फेज बता दो मुझे पहले, इस जगह पर करंट मैक्सिमम है कि जीरो है? तो फेज क्या होगा? जीरो की π/2, π/2। मैक्सिमम होने पर फेज क्या होता था? π/2। तो यहां पर करंट का फेज है π/2, यहां पर करंट का फेज पाई, इस जगह पर 3π/2 और इस जगह पर 2π। अब आप गौर से देखिएगा बेटा, यहां पर करंट कैसी है? मैक्सिमम, और यहां वोल्टेज कैसा है? जीरो। तो करंट यहां मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो है। इसका मतलब करंट जीरो होके आ चुकी है। करंट यहां पीछे से कहीं से जीरो होके आई है, और वो इस समय कैसी है? मैक्सिमम, और वोल्टेज अभी भी जीरो पर है। इसके बाद जब करंट मैक्सिमम होके चली गई, उसके बाद वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है। देख रहे? तो वोल्टेज का मैक्सिमम होना करंट के मैक्सिमम होने से पीछे है कि नहीं है? इसका मतलब वोल्टेज कैसे चल रहा है? पीछे पीछे चल रहा है। अभी नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आया कुछ? इधर देख लो। अच्छा, यहां पर टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहिए। अच्छा, इस जगह पर टाइम कितना? जीरो। इस जगह पर टाइम T/4, T/2। अगर मैं इस टाइम पर आपसे पूछूं तो ऐसे चलने पर क्या चीज बढ़ेगी? टाइम बढ़ेगा। अब हम ऐसे चलना शुरू किया तो पहले कौन हमको मैक्सिमम होते हुए दिखेगा? करंट या वोल्टेज मैक्सिमम होते हुए पहले दिखेगा? कौन? मैक्सिमम होते हुए करंट पहले दिखी आपको, और बाद में हमको मैक्सिमम होते हुए वोल्टेज दिखा। तो करंट मैक्सिमम होती हुई पहले दिखी और वो मैक्सिमम होके चली गई, वोल्टेज अब मैक्सिमम होने के लिए आया है। तो जाहिर सी बात है, करंट मैक्सिमम होके जा चुकी है, वोल्टेज अगर अब मैक्सिमम होने आया है तो वोल्टेज पीछे चल रहा है। करंट जो काम करंट करके चली गई वो वोल्टेज अब करने आ रहा है, तो फिर पीछे कौन? वोल्टेज। कितना सिंपल है देखो। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, वेन डायग्राम, वेव डायग्राम ऐसे। अब फिर से किसी, देखो ये तो क्लियर हो गया कि करंट पीछे है। नो, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। क्या कला का अंतर दिख रहा है इस पे? हमको किसी भी पॉइंट से गौर कर लो, यहां से देख लो, इस जगह पर बताओ वोल्टेज की कला बताइए। इस जगह पर वोल्टेज की कला बताएं, पाई। करंट की कला 3/2 पाई। 3/2 पाई मीन्स 1.5 पाई। अब 1 पाई 1.5 पाई, कितने का डिफरेंस? 0.5 पाई, यानी कि हाफ पाई, π/2 का डिफरेंस। तो π/2 का डिफरेंस है और करंट आगे है। दोनों चीजें तो हमको दिख रही हैं यहां, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट, 7th, विच इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका? इसको भी देखिए। वोल्टेज को हमने ऐसा बना लिया, ये इसको हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि इसका टाइम t पर फेज हमेशा कितना है? ω/t। फेज करंट का चेंज हो रहा है ना। अच्छा, अगर ये E0 है तो इसका प्रोजेक्शन कितना होगा? इतना। और ये प्रोजेक्शन आपको क्या दिखाएगा? E की वैल्यू दिखाएगा, इंस्टेंटेनियस EMF। इस समय EMF क्या हो रहा है? EMF बढ़ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद करंट के बारे में बताओ। करंट को हमने कहां बनाना चाहिए? इधर बनाए या इधर की तरफ बनाए? करंट वोल्टेज से π/2 एंगल से आगे है, तो अब ये पीछे हो जाएगी, इधर ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाना चाहिए।
तो π/2 एंगल से ये आगे बनाना चाहिए। तो ये एंगल यहां पर कितना होगा, π/2, और यहां पर ये क्या बनाया हमने, सॉरी I0। इसका फेस कितना है, ω/t। वोल्टेज का इस टाइम t पर फेज है ω/t। करंट का इस टाइम t पर फेज कितना होगा, इस टाइम t पर फेज होगा ω/t प्लस π/2, उससे π/2 कोण से आगे। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की कितनी होगी, ये कैसे पता लगाया जाए, प्रोजेक्शन, यहां से एक लंब डाल दो, ये हमने देखो एक लंब डाल दिया, तो ये जो वैल्यू है ये क्या शो करती है, ये I की वैल्यू को शो करती है, विद्युत धारा का तत्कालिक मान दिखाती है हमको। अब क्या आप दोनों के बारे में मुझे डिस्कस करके बता सकते हैं। IE को तो हमने लिख लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसका बताओ क्या हो रहा है, ये करंट ऐसे चलेगा ग्राफ, तो करंट घट रही है कि बढ़ रही है, पक्का देख लो सही से, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन पीछे है इसलिए भी ये घट रही है, और ये थोड़ी देर बाद यहां पर आ जाएगी, फिर इसका प्रोजेक्शन बस इतना ही रह जाएगा। तो करंट घट रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन वाली घट रही है कि निगेटिव डायरेक्शन वाली, पॉजिटिव डायरेक्शन वाली कम हो रही है। तो हमको यहां क्या लिख देना चाहिए इसके बारे में, पॉजिटिव डायरेक्शन की करंट घट रही है, डिक्रीज हो रही है। नहीं समझ आया, सब कुछ आ गया अभी तो आपको, ठीक है, और सारा कुछ आपको पता भी लग गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा एसी सर्किट विथ प्योर कैपेसिटर। अब एक छोटी सी चीज, जस्ट 5 मिनट्स, कि आप कोई भी सर्किट लगाओ, हमने पढ़े हैं, फिर से एक बार बताएं, अगर आपके एसी सर्किट में प्योर रेसिस्टेंस है तो फेज में कितने का डिफरेंस, 0, सेम फेज में रहेंगे वोल्टेज और करंट दोनों। अगर आपके एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर लगा हुआ है तो फेज में कितने का डिफरेंस, π/2 का। कौन आगे कौन पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे, π/2 से। और अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो फेज डिफरेंस कितने का, π/2 का। इसमें कौन आगे कौन पीछे, इसमें करंट आगे, करंट आगे, वोल्टेज अभी पीछे पड़ा हुआ है, समझ आ गया। अच्छा, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाइए, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाइए आप, अगर आपने अभी आपने क्या सीखा कि हम इनको अलग अलग लगा के पढ़ रहे थे, लेकिन आप कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाएं, उसमें आप जानते हैं कि अगर आप ये अलग अलग नहीं लगाते हो, ये आपको वहां तो भी मिलते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि हम नहीं लगाएंगे तो भी हमको कैसे मिलेंगे, बड़ी आसान सी चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। इसमें ऐसा होता है कि आप कनेक्शन करोगे तो कनेक्शन करने के लिए कोई तो वायर लगाओगे कि नहीं लगाओगे। मान लिया हमने बहुत अच्छी वायर आपने लगाई है, कॉपर लगा दी, लेकिन अब मुझे बताएं क्या कॉपर का एक भी प्रतिरोध नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो कॉपर का होगा। तो बताएं, अगर अलग केवल कनेक्शंस आपने की हैं, केवल वायर आपने लगाई है, कॉपर की वायर आपने लगाई है, लेकिन उस वायर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध, कुछ ना कुछ आर उसमें रहेगा, रहेगा कुछ ना कुछ आर। तो आपने अलग से आर लगाया क्या, लेकिन वहां तो आर है। कोई भी कंडक्टर, कोई भी आप चीज लगाओगे, उसमें करंट जब स्टार्टिंग में फ्लो होगी, जैसे ही करंट फ्लो होगी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर से वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के लिंक होने की वजह से उसमें उल्टा ईएमएफ भी बन जाएगा, कंडक्टर में ही बन जाएगा। अब बताएं, आपने इंडक्टर तो नहीं लगाया, कंडक्टर में ही उल्टा ईएमएफ बनता है, बनेगा, और वो अपोज भी करेगा, तो एल भी होगा उसमें साथ में।
हाँ, वैल्यूज ना के बराबर होंगी। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज कैसी होंगी, नगण्य, ना के बराबर होंगी। और देखिए कैपेसिटर कैसे हो सकता है, आप जब करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करते हो तो जब आप कोई भी कंडक्टर लगाओगे दोनों सिरों के बीच में, जैसे ही आप कैपेसिटर कुछ भी लगाओगे कंडक्टर, तो करंट जब जाएगी तो पहले दोनों सिरों के बीच फुल वोल्टेज अप्लाई करेगी। पहले अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगी, उसके बाद करंट को फ्लो करने देगी कि नहीं। तो उतनी देर तक करंट को क्या किया, उसने रोक के रखा, करंट को डिले कर दिया कि नहीं कर दिया। इसका मतलब यह हुआ जब फुल वोल्टेज आएगी तो करंट को फ्लो करवाएगी। तो यहां पर कौन आ गया, कैपेसिटर लग गया। तो अगर आप इनको इंडिविजुअली अलग अलग लगाते हो तब तो ये फंक्शन दिखाएंगे अपना अलग। अगर आप नहीं लगाते हो, केवल कंडक्टर लगा के रखते हो आप, तो भी इनकी वैल्यूज हमें उस सर्किट में मिलती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इनकी वैल्यूज मिलती हमको लगभग ना के बराबर है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमने R नहीं लगाया, हमने L नहीं लगाया, हमने C नहीं लगाया तो सर्किट में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप केवल कंडक्टर लगाओगे, केवल चालक तार लगाओगे, उसमें भी ये तीनों चीजें होती हैं। होती ना के बराबर है लेकिन मिलती हैं आपको। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अब हम इनके कॉम्बिनेशन करेंगे, R, L और C को एक साथ एक ही सर्किट में लगाकर स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।